सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। इसके पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ नेशनल न्यूज़ का, यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जा कर के देख लीजिए। अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो जम्मू और कश्मीर में परिसीमन। ये रहा आपका टॉपिक, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन। सबसे पहले समझिए परिसीमन होता क्या है। तो किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर लोकसभा सीट और विधानसभा सीट, किसी राज्य के अंदर लोकसभा सीट और विधानसभा सीट की संख्या को निर्धारित जिस आयोग द्वारा की जाती है, किसी राज्य के अंदर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जिस आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। और ये जो परिसीमन आयोग होते हैं ये उच्च स्तरीय पैनल होते हैं। ये उच्च स्तरीय सदस्यों से निर्मित होते हैं। जैसे कि ये जो परिसीमन आयोग है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उस राज्य से संबंधित चुनाव आयुक्त होते हैं। इस प्रकार से परिसीमन आयोग बनाई जाती है। परिसीमन आयोग के बारे में मैं आपको और बता दूं तो ये मैं आपको बताता हूं, ये परिसीमन आयोग अब तक 4 बार गठित की जा चुकी है। परिसीमन 4 बार गठित की जा चुकी है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। अब तक 4 बार। अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात की गई है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन इसलिए बात की गई है क्योंकि हाल ही में जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक दशा बदल चुकी है। जम्मू और कश्मीर की जो राजनीतिक दशा बदल चुकी है उसके लिए उसमें विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है। विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है। पहले यहाँ जो बताई जा रही थी 107 सीट बताई जा रही थी और अभी 114 सीट कर दिया, 114 सीट करने की बात की गई है। तो इन सारे का मतलब आप समझ गए होंगे परिसीमन आयोग। और ये जो परिसीमन गठित की जाती है ना, ये जनगणना को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन गठित की जा रही है ये 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। तो मेरे विचार से जम्मू और कश्मीर में परिसीमन का मुख्य सारांश आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं लाइन बाय लाइन आपको बताते हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। विदित हो कि परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा, है ना। विधानसभा की सीटों की संख्या कितना कर दी जाएगी, 107 से लेकर के 114 कर दिया जाएगा। अब देखिए बोल रहा है क्या होता है परिसीमन। किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर उसे परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है। बताया जा रहा है इसमें विधानसभा सीट और लोकसभा सीट को निर्धारित किया जाता है, उसकी सीमाओं को तय की जाती है, उसके लिए एक परिसीमन आयोग कार्य करता है। आगे देखिए, विदित हो कि परिसीमन की प्रक्रिया स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय पैनल द्वारा दी जाती है, जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है ना। ये उच्च स्तरीय पैनल होते हैं। विदित हो कि परिसीमन आयोग के किसी आदेश पर किसी भी न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता, यानी कि परिसीमन जो तय कर देगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात याद रखिए। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण भी शामिल है। यानी कि परिसीमन जो है आरक्षण, सीटों में आरक्षण की बात भी करता है। परिसीमन जो है इसमें सीटों की आरक्षण की बात भी करता है। आगे देखिए, यहाँ यह उल्लेख करना होगा कि महत्वपूर्ण है कि 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 2002 में जो नेशनल कांग्रेस सरकार थी, यहाँ क्या बता दी गई, उसके द्वारा क्या किया गया था, परिसीमन का कार्य रोक दिया गया था। और कब तक रोका गया था, 2026 तक। लेकिन 2026 से पहले ही 2020 में ही ये परिसीमन का कार्य शुरू हो गया है। परिसीमन हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो ध्यातव्य है कि भारत की प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत
एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, ये संसद द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य जो है, राज्य में क्या होता है, राज्य में भी परिसीमन जो गठित की जाती है, इसमें क्षेत्रीय जो निर्वाचन क्षेत्रों को जो विभाजित किया जाता है, ये अनुच्छेद 170 के तहत। तो राज्य में 170 के तहत और केंद्र में 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। ठीक है, 1952, 1972 हो गया। 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार 1952, 63, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 1952 में अधिनियम आया, 1952 में अधिनियम आया, 1952 में आयोग का गठित किया गया। 1962 में अधिनियम आया, 1963 एक साल बाद यहाँ पे परिसीमन का गठित किया गया। 1972 में अधिनियम आया, 73 में आयोग गठित हुआ। 2002 में अधिनियम आया, 2002 में परिसीमन गठित हुआ। अधिनियम तो समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में हो रहा यह परिसीमन, जम्मू कश्मीर में हो रहा यह परिसीमन हो रहा है। यह जम्मू कश्मीर में यह परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन का गठित हुआ है, ये 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। देखिए, परिसीमन आयोग के बारे में जान लीजिए। परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। सहयोगी की भूमिका कौन निभाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग की संरचना क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। तो ये उसकी रही संरचना। जम्मू कश्मीर में परिसीमन। विदित हो कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसद की सीटों को बनाए रखने के लिए एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में परिसीमन गठित किया गया है 2011 जनगणना को आधार बनाते हुए। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो चलिए, अगला टॉपिक है। ये टॉपिक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोविड-19 के खिलाफ आर्थिक पैकेज 2021। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। चलिए, सबसे पहले कोविड-19 के दौरान जो आर्थिक पैकेज आए हैं उसके बारे में आप मोटा तौर पे समझिए, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो कोविड-19 में जो आर्थिक पैकेज आया है, इसमें आत्मनिर्भर 3.0, आत्मनिर्भर क्या है? 3.0। ठीक है, सबसे पहले आत्मनिर्भर शब्द कब मिला था? ये कोविड-19 के दौरान है। और आत्मनिर्भर 3 स्टेप तक पहुंच गया। आत्मनिर्भर 1, आत्मनिर्भर 2, आत्मनिर्भर 3, 1, 2, 3। तो लेटेस्ट आत्मनिर्भर जो है आत्मनिर्भर 3.0 है। ठीक है, अब देखिए, आत्मनिर्भर 3 में क्या बात की गई है, आत्मनिर्भर 2 में क्या बात की गई है, आत्मनिर्भर 1 में क्या बात की गई है, इन सारे बात को आप देख लीजिए। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इस राशि का इस्तेमाल सभी जिलों में पेडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर ICU बेड, पेडियाट्रिक केयर यूनिट समझते हैं जहां बच्चे लोग का देखभाल किया जाता है, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस तथा दवाओं जैसे इंतजाम किए जाएंगे। इसी नई योजना का नाम भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली
तैयारी पैकेज चरण 2 है। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया है। आत्मनिर्भर 3। तो आत्मनिर्भर 3 में क्या बात की गई है? तो भारत सरकार ने 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा की है। सरकार द्वारा घोषित इस पैकेज की वित्तीय लागत 2.65 लाख करोड़ रुपया है। कितना पैसा है? 2.65 लाख करोड़ रुपया आत्मनिर्भर तीसरा चरण में ये दी है। इसी चरण के प्रमुख घटक के रूप में सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। आपसे पूछेगा उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आत्मनिर्भर 3 में की गई है। ठीक है, आत्मनिर्भर तीसरा चरण में की गई है इसका। और इसमें कितने पैसा लगाने की बात की है सरकार? 1.46 लाख करोड़ रुपया। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोत्साहन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या होता है। सॉरी, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि इसको PLI स्कीम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें उत्पादन पर आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे में आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे में कोई कंपनी है 1000 मोबाइल बनाती है, मान लीजिए कोई कंपनी 1000 मोबाइल बनाती है और इस कंपनी को बोला गया है, मोबाइल बनाने वाले कंपनी को, यदि आप 1000 तक मोबाइल बनाते हो तो आपको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। लेकिन यदि तुम अपने उत्पादन को 1000 से करके आप 1500 कर देते हो, यानी 1000 से प्लस कर देते हो, जितना उत्पादन करोगे उस अनुपात में तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि इंसेंटिव दी जाएगी। यानी कि कोई भी कंपनी है जो 1000 मोबाइल बनाती थी, वो कोशिश करे कि हम ज़्यादा मोबाइल बनाएं। इससे क्या होगा? उससे सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगी। इंसेंटिव मतलब उसको जो मुनाफा मिलेगी सरकार की तरफ से। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 4% इंसेंटिव की बात की है ना। तो अब इससे क्या होगा कि उत्पादन हमारे देश के अंदर बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, है ना। आय बढ़ेगा तो फिर ये आप जानते हैं कि बचत बढ़ेगा। इस प्रकार से इसमें निर्यात भी बढ़ेगा, तो ये इकोनॉमी आपका सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो PLI की बात आपने समझ लिया। तो ये कब लाया गया है? आत्मनिर्भर 3 में। अब अगला देखिए, आत्मनिर्भर भारत 2 में। इसमें क्या क्या लाया गया है? कोयला वाणिज्य खनन हेतु मंजूरी दी गई है। कोयला को वाणिज्यिक खनन के लिए मंजूरी दी गई है। LTC कैश वाउचर स्कीम की शुरुआत की गई है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 3 की शुरुआत की गई है। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत 1 में क्या किया गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण दी जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत ऋण दी गई है। नाबार्ड की सहायता से ऋण प्रदान करने की बात की गई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत में ये कार्य किया गया है। आत्मनिर्भर भारत 2 में क्या कार्य किया गया, आत्मनिर्भर 3 में क्या किया गया, इन सारी बातों को थोड़ा आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया। अब तक घोषित प्रोत्साहन का सारांश है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कितना करोड़ रुपया लगाई है इसमें सरकार। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में इतना करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में। तो एक चार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आपका, सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन। सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन। देखिए इसमें क्या बोला था। 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने विनय प्रकाश को अपना नया रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ट्विटर समझते हैं? ट्विटर का जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसे किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश को। ग्रीवांस ऑफिसर क्या होता है? शिकायत, है ना, शिकायत कह सकते उसको क्या, उसको हिंदी में कर सकते हैं शिकायत निवारण अधिकारी कह सकते हैं। शिकायत निवारण ऑफिसर जो होता है, किसे नियुक्त किया गया? विनय प्रकाश को। तो ट्विटर का ग्रीवांस ऑफिसर विनय प्रकाश।
इससे पूर्व जून 2021 में फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया गया था। फेसबुक का ग्रीवांस ऑफिसर कौन है? स्फूर्ति प्रिया है, ये बात याद रखें। विदित हो कि इससे पूर्व भारत सरकार ने सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म हेतु गाइडलाइन जारी की थी। इसको लेकर केंद्र सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी। ठीक है, अब अगला देखिए, UNDP की मूल्यांकन रिपोर्ट। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक रिपोर्ट निकाली है ना, भारत के लिए। अब देखिए UNDP जो का मूल्यांकन रिपोर्ट है, इसके बारे में क्या क्या दिया गया, लेकिन सबसे पहले UNDP के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और आपको बता दूं कि ये जो UNDP है, स्वतंत्र रूप से हमारे देश के जो जिला हैं, हमारे देश के जो आकांक्षी जिला हैं, उसके आधार पर, उस आकांक्षी जिला के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले आकांक्षी जिला समझते हैं। आकांक्षी जिला क्या है? तो इसमें आकांक्षी जिला 2018 में हमारी सरकार क्या की थी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात की थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में टोटल 112 जिलों को शामिल किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कितने जिलों को शामिल किया गया था? 112 जिलों को शामिल किया गया था। अब आकांक्षी जिला का मतलब क्या होता है? वैसे जिला जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम चलाई जाती है। एक विशेष कार्यक्रम उस जिला विशेष के लिए चलाई जाती है, उसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं। और उसमें कितना जिला शामिल किया गया है? 112 जिला को। ठीक है, आप ये बात जान लीजिए। तो इसी आधार पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के आधार पर UNDP ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपको मैं ये भी बता दूं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो प्रायः नीति आयोग भी करती है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित जारी की गई है। अब देखिए इसमें रिपोर्ट संबंधी रैंकिंग, जिला है, राज्य है और रैंकिंग है। रांची कहाँ का है? झारखंड में रांची है और इसका रैंक 1 है आकांक्षी जिला में। चंदौली उत्तर प्रदेश 2 रैंक है। सिमडेगा झारखंड 3 रैंक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश 4 रैंक है। राजगढ़ मध्य प्रदेश 5 रैंक है। गोलपारा असम 6 रैंक है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश 7 रैंक है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश 8 रैंक है। रायचूर कर्नाटक 9 रैंक है। गोड्डा झारखंड 10 रैंक है। यहाँ पे आप एक बात और गौर कर लीजिए, झारखंड, फिर यहाँ पे झारखंड फिर यहाँ पे झारखंड, तो ये टॉप 10 में 3 बार झारखंड आया। यानी कि टॉप 10 में 3 जिला किसके हैं? झारखंड के। कौन कौन सा? रांची है, सिमडेगा है और गोड्डा है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान कीजिए आप, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। टॉप 10 में 3 जिला और किसके हैं? यूपी के। कौन कौन सा? चंदौली है, फतेहपुर है, सोनभद्र है। तो 3 और 3 6 जिला, 3 जिला झारखंड के, 3 जिला यूपी के। तो 6 जो जिला है ये यूपी और झारखंड के ही हो गए आकांक्षी जिला में। इसमें रैंकिंग दिया गया है, यानी कि सबसे अच्छा स्थिति किस का है रहा है? तो ये रांची का रहा है, फिर उसके बाद चंदौली का रहा है, फिर सिमडेगा का रहा है, इस प्रकार से। फिर गोड्डा का 10वें स्थान पर रहा है। तो आप यहाँ तक इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक देश एक व्यवस्था। एक देश एक व्यवस्था, एक देश एक मूल्य। 21 जून 2021 को नई टीकाकरण नीति जारी की गई है। इस नीति के अनुसार सरकार द्वारा निजी अस्पतालों हेतु पूरे देश भर में एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, जो एक देश एक मूल्य के सिद्धांत को दर्शाती है। आगे देखिए, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि एक देश एक मूल्य, ये टीकाकरण नीति है। यानी कि कोई भी आप प्राइवेट अस्पताल जाते हैं वहाँ वही मूल्य लगेगा जो एक कम पूंजी वाले प्राइवेट अस्पताल में लगता है। यानी कि सभी जगह टीकाकरण
समान दर से लागू होगी। एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र। भारतीय निर्वाचन आयोग मतदाताओं को देश के किसी भी हिस्से में मतदाताओं का डिजिटल रूप से मतदान करने हेतु आधार लिंक्ड वोटर आईडी आधारित परीक्षण करने की प्रक्रिया में है। यानी कि एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र, आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको किससे लिंक करने की बात की है? आधार से लिंक करने की बात की है। चलिए, तो एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र की बात की गई है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इस योजना के माध्यम से देश का लक्ष्य अपने विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा संसाधन क्षमताओं एवं विश्व में मिलने वाली सभी विशेषताओं को एक छत के नीचे लाना है। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड करना है। इसमें कोई हमारे देश के अंदर जो भी संस्थान हैं उसमें जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी क्षमता को ध्यान में रखना है। और आपको बताया जा रहा है इसमें कि वो जो संस्था है उस संस्था को जो भी बाहर से पैकेज मिलती है, विदेशों से जो भी विशेषताएं सुविधाएं मिलती हैं, उन सभी को एक समग्र रूप से एक छत के नीचे लाना है। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड। एक देश एक परीक्षा की बात की गई है। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA द्वारा एक साथ कई परीक्षाओं मसलन SSB, RRBI, IBPS आदि का आयोजन करेगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपका एक देश है उसमें एक प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। जितना ग्रुप बी लेवल का एग्ज़ाम है, SSC, RRBI, IBPS वगैरह, तो सबको क्या किया जाएगी, एक परीक्षा इसका लिया जाएगा, PT एक तरीके का लिया जाएगा, बाकी मेंस सबका अलग अलग, ऐसा बात की गई है यहाँ पे। आगे देखें, वन नेशन इन ग्रिड। पूरे देश में विद्युत हेतु एक ग्रिड की संकल्पना है। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की संकल्पना की बात की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना के तहत राशन कार्ड कोई व्यक्ति पूरे देश में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। लेकिन चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले टॉपिक पे। ठीक है, तब तक आप पीछे वाले जो भी वीडियो हैं उसे आप देखें। ओके बाय, थैंक यू।